स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। 15 अगस्त 1947 की वो सुबह ऐसी ही एक सुबह थी जब देश ने आजादी में कदम रखा था, आंख खोली थी गुलामी के अंधेरों को चीरकर। हमें मिला था एक आसमान, हमें मिला था हमारे विश्वास और हमारे सपने। आज का दिन आजादी की इन फिजाओं को नमन करने का है। आज का दिन अपने तिरंगे को सलाम करने का है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और हमें दी थी आजादी की ये सुबह। आज एक बार फिर से लाल किला उसी जश्न का साक्षी बनेगा। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं लाल किला। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सुबह बेहद खास है, अलग है। आज आजादी मिले हमें 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर इतिहास के पन्नों को हम जरा पलट कर देखें तो ये ऐतिहासिक लाल किला स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में नजर आता है। जब मई 1857 में पहली जंग आजादी की चिंगारी फूटी तो यहीं हुकूमत करने वाले बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांतिकारी इकट्ठे हो गए थे। इस क्रांति में 2 लाख से ज्यादा भारतीय शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद देश के कोने कोने में देशभक्ति की ज्वाला धधकने लगी थी और इसमें हमारे साहित्य की भी बड़ी भूमिका रही। लेखकों, शायरों और गीतकारों की रचनाओं ने जन जन को जोश में भर दिया। बहादुर शाह जफर ने लिखा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम रचा। रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आजाद हिंद फौज का तराना था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो इकबाल ने लिखा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन सभी रचनाओं का देश के जनमानस पर अमिट प्रभाव पड़ा। आजादी को हर कीमत पर पाना देशभक्तों को मंजूर था, लेकिन गुलाम रहना कतई मंजूर नहीं था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी, सुनने ले हर मोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बाल गंगाधर तिलक 1916 के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
कंठ कल कल निनाद कराले सप्त कोटि भुजयुक्त कर करवाले सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले सप्त कोटि भुजयुक्त कर करवाले कबला केनो माया तो बोले बहुबल धरिणिंग नमामि तरिणिंग ऋतुदल बारिणिंग मातरम वंदे Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की एक घटना है। पटना सेक्रेटेरिएट के सामने नौजवानों का एक जुलूस जा रहा था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वहां अंग्रेज अफसर आर्चर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था। इन नौजवानों को देखते ही उसने कहा, क्या चाहते हो? भीड़ को चीरकर एक नौजवान आगे आ गया और उसने कहा कि हम तिरंगा फहराना चाहते हैं। वो बोला, और कौन है जो झंडा फहराना चाहता है? इसके बाद 11 नौजवान आगे आ गए तो आर्चर ने हुक्म दिया, गोली चलाओ। फिर क्या था, गोलियां चलने लगीं और ये 11 के 11 नौजवान नीचे गिर गए। उसके बाद गोलियों की बौछारें शुरू हो गईं और भीड़ में कितने ही लोग घायल हो गए। सबके मन में एक ही बात थी कि तिरंगा कौन फहराएगा। तभी अचानक जय घोष हुआ, वंदे मातरम। सबने पलटकर देखा तो सेक्रेटेरिएट के गुंबद पर एक दुबला पतला नौजवान हाथ में तिरंगा लिए मुस्कुरा रहा था। उसने तिरंगा फहरा दिया। The national flag of India, the tricolor or the Tiranga, was designed by Pingali Venkaiah and adopted in its present form during the meeting of the Constituent Assembly held on the 22nd of July 1947, a few days before India's independence from British rule on the 15th of August 1947. It served as the national flag of the Dominion of India between 15th of August 1947 and 26th January 1950, and that of the Republic of India thereafter. The national flag consists of saffron at the top, white in the center, and dark green at the bottom, with a navy blue Ashok Chakra placed at the center of the white band. Saffron is the symbol of courage and sacrifice. White, the symbol of truth and purity. Green symbolizes prosperity. The Ashok Chakra in the center represents the law of dharma or righteousness. The wheel also represents the dynamism of peaceful change. The national flag went through many avatars. The Bande Mataram flag, part of the Swadeshi movement against the British, was used at the annual session of the Indian National Congress. A slightly modified version was subsequently used by Madam Bhikaji Kama at the Second Socialist International meeting in Stuttgart. She was the first Indian to have raised the national flag on foreign soil. In an earlier version of the national tricolour, Mahatma Gandhi's charkha as the symbol of India's self-reliance had been adopted by the Congress at its 1931 meeting as the Swaraj flag. The flag selection committee of the Constituent Assembly, headed by Rajendra Prasad, included Maulana Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, C. Rajagopalachari,
K.M. Munshi and B.R. Ambedkar as its members. On the 14th of July 1947, the committee recommended that the flag of the Indian National Congress be adopted as the national flag of India, with the spinning wheel being replaced by the chakra from the lion capital of Ashoka. The flag was proposed by Pandit Nehru at the Constituent Assembly on the 22nd of July 1947. The resolution was approved unanimously, and thus our national tricolour became the symbol of India. It was on the same day that Jana Gana Man, written by Guru Rabindranath Tagore, was adopted as the national anthem of India. The emblem of India has been inspired by the lion capital of Ashoka at Sarnath. In the original Sarnath capital, there are 4 Asiatic lions standing back to back, symbolizing power, courage, pride and confidence, mounted on a circular abacus. In the national emblem, only 3 lions are visible, the 4th being hidden from view. The wheel appears in relief in the center of the abacus, with a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of the Dharma Chakras on the extreme right and left. Forming an integral part of the emblem is the motto inscribed below the abacus in Devanagari: Satyamev Jayate, truth alone triumphs. This is a quote from the Mundaka Upanishad, the concluding part of the sacred Hindu Vedas. This national emblem was adopted on the 26th of January 1950, the day that India became a republic. लाल किले के सामने है जैन लाल मंदिर या उर्दू मंदिर, जो मुगल काल में बना था। इस मंदिर को मुगल फौज के एक जैन अफसर ने बनवाया था, इसलिए इसे लश्कर मंदिर भी कहते हैं। जहां ये जैन मंदिर है, यहीं से चांदनी चौक शुरू होता है, जो फतेहपुरी तक है। चांदनी चौक शाहजहां की बेटी जहां आरा ने बनवाया था। इस मंदिर ने मुगल काल के वैभव को भी देखा है और उसके पतन को भी। और यहां इस चांदनी चौक का वैभव और इसकी भव्यता तो दुनिया भर में मशहूर थी। आज भी चांदनी चौक दुनिया के व्यस्त बाजारों में से एक है और यहां की रौनक देखकर हमेशा ऐसा लगता है कि एक छोटा सा भारत यहां सिमट आया है। लाल किले की प्राचीर से सामने नजर डालें तो लघु भारत का एक रूप नजर आता है। इस रूप को समेटे है चांदनी चौक। चांदनी चौक 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 में कायम किया था, जब वो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाए थे। यहाँ सड़क के ठीक कोने पर स्थित है दिगंबर जैन मंदिर। बड़ा लंबा और पुराना इतिहास है इसका। मूल मंदिर 1526 में बना था। मंदिर से दाईं ओर मुड़े तो बर्ड्स हॉस्पिटल यानी पक्षी अस्पताल आ जाता है, अहिंसा और प्रेम का संदेश देता हुआ। जरा सा और आगे चलिए तो गौरी शंकर मंदिर के दर्शन होते हैं। दाईं ओर नजर दौड़ाइए तो मौजूद हैं क्षमा के प्रतीक ईसा मसीह को दर्शाता ये चर्च, और ये है शीशगंज गुरुद्वारा, बलिदान की पराकाष्ठा। सन 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के हुक्म पर यहीं गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपने शीश का दान कर दिया था। यहीं सामने है ऐतिहासिक श्रद्धानंद चौक और चंद कदम आगे है टाउन हॉल। थोड़ा सा और आगे चलिए तो दीदार होते हैं फतेहपुरी मस्जिद के। इसे सन 1650 में
मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी फतेहपुरी बेगम ने बनवाया था। और ये है मस्जिद जहानुमा, फारसी में जिसका मतलब है दुनिया की झलक देने वाली मस्जिद यानी जामा मस्जिद। इस मस्जिद में 25,000 तक नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दुनिया के जाने माने शायर असदुल्ला खां गालिब का भी चांदनी चौक से गहरा ताल्लुक रहा है, यहीं उनकी हवेली भी है। इस पूरे इलाके में आज भी बीते दौर की झलक हर कहीं मिलती है। चांदनी चौक के साथ कुछ बेहद नामवर बाजार भी जुड़े हैं, मसलन चावड़ी बाजार, नई सड़क, पढ़ने वालों के लिए किताबों की जन्नत, पराठे वाली गली जहां लज्जत की ख्वाहिश रखने वाले आज भी देश के कोने कोने से आते रहते हैं। 21वीं सदी के साथ तालमेल मिलाकर चलते 16वीं सदी के इस भारत को देखकर बरबस यकीन ही नहीं होता। लेकिन यही तो हमारे देश की विशेषता है कि हम जिस खूबी से अपने विरसे को संभाल कर रखते हैं, उतनी ही खूबी से वर्तमान के साथ गले भी लग जाते हैं। बादशाह शाहजहां ने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने की सोची तो बहुत तय करने के बाद इस जगह को यानी जमुना के किनारे पर लाल किला बनाने के बारे में फैसला किया गया। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ उस समय शाहजहां काबुल में थे। वो अरबी घोड़े पर सवार होकर यहां पहुंचे और यहां पहुंचने से लेकर दरवाजे में दाखिल होने तक उनका बेटा दारा शिको सोने और चांदी के सिक्के वार कर उन पर फेंकता रहा। इस लाल किले में शाहजहां के वक्त में ऐशो आराम और वैभव का वो चरम था। और उसके बाद वो दौर भी आया जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो सल्तनत थी, हुकूमत थी, वो सिर्फ इसी लाल किले तक सीमित होकर रह गई। इस लाल किले को नादिर शाह, गुलाम कादिर रोहिल्ला और अंग्रेजों के हाथों बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन आज भी इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका वैभव कैसा रहा होगा। लाल किला इतिहास का एक ऐसा मौन दर्शक जिसने सदियों की जद्दोजहद को देखा है, जो साक्षी बना मुगल वंश के साम्राज्य का और कहलाया किला-ए मुबारक। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस विशाल किले का निर्माण कराया 1638 में और इसकी तामीर पूरी हुई 1648 में, यानी 10 साल की अवधि में। इस किले की उत्तर दिशा में मुंह किए लाहौरी गेट नजर आता है। अंदर प्रवेश करने पर मीना बाजार के दर्शन होते हैं। इस छत्ता बाजार की विशेषता यह है कि 17वीं सदी में बाजार खुले होते थे, लेकिन ये बाजार ढका हुआ है। आज भी इसकी जीनत वैसी ही है, बस यहाँ बिकने वाली चीजें बदल गई हैं। थोड़ा आगे चलें तो नक्कार खाना नजर आता है। मुगल काल में यहाँ बड़े बड़े ढोल और शहनाइयां बजाई जाती थी। इसके बाद दीदार होते हैं दीवाने आम के। आज बेशक यहाँ बलुआ पत्थर की झलक मिलती है, पर करीब 300 साल पहले इस पर सफेद प्लास्टर होता था और ऊपर से सोने की परत इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती थी। यहाँ शाहजहां आम लोगों से मिलते थे। इसके बाद आता है दीवाने खास। ये जगह पूरी तरह संगमरमर से सजी है। ये वो जगह है जहां शाहजहां बेहद खास लोगों से मिला करते थे।
यहाँ की एक दीवार पर फारसी में लिखा है, अगर जमीन पर कहीं जन्नत मौजूद है तो वो यही है, यही है, यही है। यहाँ आज भी कीमती रत्न दीवारों पर जड़े देखे जा सकते हैं। लाल किले की एक और जीनत है 1659 में बनी मोती मस्जिद। इसे बनवाया था शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने। ये है हयात बख्श बाग, यानी जिंदगी बख्शने वाला बागीचा। इसके बीच से एक छोटी सी नहर बहा करती थी, जिसे कहते हैं नहर बहिश्त। इसके अलावा यहाँ रंग महल और खास महल जैसी लाजवाब संरचनाएं भी हैं, जो अपनी तकनीक और सुंदरता से आज भी हमारा मन मोह लेती हैं। 1857 के गदर में अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उन्होंने यहाँ मौजूद रिहायशी महलों को ब्रिटिश फौज का मुख्यालय बना लिया। गदर के फौरन बाद यहाँ बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। फिर 1947 में भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। आज ये किला भारत की प्रभुसत्ता की एक प्रमुख निशानी है और प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। पूरा देश शान से लहराते इस तिरंगे को ये आश्वासन देता है कि वो उसकी गरिमा, उसकी संप्रभुता और प्रतिष्ठा में दिन दूनी रात चौगुनी अभिवृद्धि करेगा। सड़सठ में स्वाधीनता दिवस की इस पावन वेला में हम उन सभी देशभक्तों और शहीदों के प्रति नतमस्तक हैं, जिन्होंने देश की दास्ता की बेड़ियां तोड़ने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। ये वही ऐतिहासिक लाल किला है, जिसने भारत के इतिहास के न जाने कितने पन्नों को पलटते देखा है। इसने देखा है खुशहाल भारत के लोगों के खिले चेहरों को। इसने देखा है भारत पर लगे गुलामी के ग्रहण को, लोगों की बेबसी को। स्वतंत्रता संग्राम की मशाल थामे देशभक्तों को इसने नमन किया है। लाल किला गवाह रहा है उन पलों का जब भारत ने खुली फजा में सांस ली, देश आजाद हुआ और देशवासियों के चेहरे खिल उठे। लाल किले ने बहुत कुछ घटते हुए देखा है। खामोश खड़ा ये लाल किला अपने में इतिहास समेटे हुए है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लाल किले ने। As your eyes settle on its sandstone being, Independence Day greetings from Red Fort. When the time came and we were ready to receive, the collective aspirations of a nation spoke. Let freedom reign supreme. The sun never set on so glorious an achievement. And today, the 15th of August 2013, an August morning in more ways than one, as the day breaks over young minds and young hearts at the historic Red Fort to celebrate India's 67th Independence Day, along with the largest democracy in the world. The chorus is hard to miss. The time is now. The Red Fort, this beautiful red sandstone fortress, an awe-inspiring symbol of independence and freedom for every Indian. Without doubt, the centerpiece of our Independence Day celebrations. This is the place where the history of medieval India was crafted, and today it is a connect between the past and India's modern present, this rare living symbol telling its own story. Magnificent, imposing, standing regal and proud, reinforcing the belief of architectural brilliance. Architectural brilliance is definitely much more than design. It's about rhythm, order, balance and soul.
हमारी गंगा जमुनी संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, लगभग 200 वर्ष की गुलामी से आजाद होता भारत, ये सब देखा है। सर उठाए शान से खड़े लाल किले ने। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसी लाल किले से कहा था, एक बड़ी मंजिल हमने पार की है। ये बात तय हो गई है कि हिंदुस्तान पर अब कोई गैर हुकूमत नहीं रहेगी। मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। हमने कहा कि हम देश में प्रजातंत्र चाहते हैं। प्रजातंत्रवाद में हमेशा जनता को जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, और वह जनता को पसंद होना चाहिए। उसी की सलाह से सब काम होने चाहिए। Ever since we arrived here this morning, the Red Fort has been a hub of activity. In fact, today's celebrations at the Red Fort are the result of several days of practice. And here, 3,500 school children gathered here. And the formation they've made this year is the tricolor touching the sky. Our future, very much in the present. हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज लाल किले पर शान से पहरा था हमारा राष्ट्र ध्वज। लाल किले की अद्भुत वास्तुकला और सौंदर्य मुगल कालीन रचनात्मकता का बेजोड़ सामंजस्य है, जिसे बादशाह शाहजहां के काल में मूर्त रूप दिया गया। Today, as we breathe in this air of independence, we live in a free nation. India today is home to generations who have never had to live as subjects of a foreign power. Freedom for us today is a non-negotiable, something we take for granted as having always been there. The 15th of August, therefore, becomes all the more meaningful, a day of reflection as to how the foundation of this freedom was laid. Today's celebrations reaffirm the strength of Indian democracy. This is a moment of hope and pride for the whole nation. लाल किले के ठीक सामने बने 15 अगस्त उद्यान में ये स्कूली बच्चे काफी सुबह यहां पहुंच जाते हैं। भारत तुझसे मेरा नाम है। Standing under the canopy of the 7 Minar's topped arches, the buglers keep time for the ceremony. "14 buglers from the armed forces." Music has always played an important part in war and in the battlefield, and the music of the buglers was not only necessary in the telling of time and duties of camp, but also guided the actions of troops in battle. Our country, a country full of vitality, constantly growing and renewing itself, and even in the toughest of times, our resilience and belief in the future helps us keep our eyes on the broad horizon ahead. Members of Parliament, Cabinet Ministers, VIPs, dignitaries slowly filling in the enclosures here. बड़ी संख्या है ऐसे देशवासियों की जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्म लिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत में आंखें खोली। उनके साथ साथ
पूरा राष्ट्र स्मरण करता है, नमन करता है उन सभी शहीदों, देशभक्तों और स्वाधीनता संग्राम से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। लाल किला, जहां आज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। When India declared her independence to the world, her founding fathers knew that to sustain and endure, we would have to understand and adapt to change, to preserve the nation's ideals of liberty and equality and justice, and to make them truly meaningful to the last man, the Antyodaya, who lived in Bapu's heart. We still have a long way to go, and today, as we keep rhythm with the present, the context of development is important to define growth. Our democracy needs to not only be enduring and meaningful as a system of governance, but must also be the engine of our collective prosperity. राष्ट्रभक्तों और शहीदों की कुर्बानियों, उनके बलिदानों से 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ गया। हम आजाद हुए। विविधता में एकता हमारे देश की ताकत रही है। ये ऐसी ताकत थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। स्वाधीनता हासिल करने के लिए राष्ट्रभक्तों और शहीदों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, अनेक कष्ट सहे, लेकिन मन में एक ही लौ जगी थी, स्वाधीनता की। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। Special invitees, all here to witness this wonderful celebration. देश को स्वाधीन कराने के लिए अनेक कदम बढ़ चले, अलग अलग मार्ग चुने गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुना। उन्होंने विश्व को दिखा दिया कि अहिंसा से भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। साबरमती के इस संत ने हर परिस्थिति में सत्य और अहिंसा का पालन किया और देश को स्वाधीन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर के बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो
खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। बाबू का समाधि स्थल राजघाट। यहां आकर शांति और अहिंसा में अटूट विश्वास रखने वालों का आमो खास का सभी का सर श्रद्धा से झुक जाता है। बापू ने कहा था, मैं पूर्ण स्वराज से कम और किसी चीज से संतुष्ट नहीं होऊंगा। आप में से जो भी इस आंदोलन में शामिल हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र पुरुष या नारी समझें, जैसे कि आप स्वाधीन हो और साम्राज्यवाद के अधीन ना हो। स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी ने देशभक्तों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया, और वो भी शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। The flame of truth and non-violence lives strong at the samadhi of this apostle of peace, Bapu, the father of the nation. महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहा, भारत छोड़ो, जिससे लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। एक व्यक्ति का स्वप्न समस्त भारत का स्वप्न बन गया। पूरा देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ एक होकर उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम चरण शुरू हुआ। और यहां राजघाट पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजघाट पहुंच रहे हैं। महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश आज भी प्रासंगिक है। You the one from whom on different paths all of us have come. You the one to whom all of us on different paths are going. Unite us with love, caring and compassion. The Prime Minister Dr. Manmohan Singh at Rajghat to pay homage to the father of the nation on behalf of the country. राष्ट्र की ओर से महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आज पूरा विश्व बापू के शांति और अहिंसा के मंत्र को सम्मान दे रहा है, उसकी सार्थकता को समझ रहा है। The past years have
seen us script many success stories in different fields, and to share a few, we are the world's second largest pool of scientists and engineers, the world's largest manufacturer of tractors, and the largest exporter of generic formulations. And this year, the three magic words of movie making, lights, camera, action, take the world's largest film industry in India into its centenary celebrations. So, a lot to celebrate about. To help the world understand India in its composite form today, we need to create a greater awareness of the country in its economic, social, and political context. From the larger emotional and romantic picture of an incredible India, we need to share and showcase our strengths as a credible India, a thriving democracy, a robust corporate sector, increasing urbanization, a growing middle class, and of course, a young population. लाल किले पर शान से फहराता राष्ट्रध्वज, कुर्बान इस पर हुए लाल लाखों, निगाहों में दुनिया की भाया तिरंगा, झुका है कभी ना झुकेगा तिरंगा, नमस्कार भारत है करता तिरंगा। और यहां लाल किले पर विशिष्ट गण्यमान्य केंद्रीय मंत्री, सांसद सभी उपस्थित। लाल किले के ठीक सामने तैनात है राष्ट्रध्वज गार्ड। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी वे भी यहां उपस्थित। Our men in uniform, role models for our young. It is with hope that a nation gives birth to its children, and it is with love that it must nourish them and help them grow. And it is with faith and belief that one must entrust the future to them. Children, a young India, growing in a free and democratic setup, will set benchmarks of excellence across the world. आज राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीनता के रंग में रंगा है। हम सभी गौरवान्वित हैं अपने राष्ट्रीय पर्व पर। भारत ने लगभग हर क्षेत्र में बहुत उन्नति की है, प्रगति की है, विकास किया है। One of the basic principles our democracy rests on is that of equality and equal opportunity. A look at the political and social leaders who have led this country since independence in their capacity as Prime Minister clearly reveals that from a humble farmer to an accomplished academic, from a worldly wise diplomat to a poet statesman, great leaders from diverse backgrounds and with different strengths have led this nation. The colors of the national flag acquiring new meaning today. हर वर्ष ये बच्चे राष्ट्रीय ध्वज को कुछ नए अंदाज में प्रदर्शित करते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किला पहुंचने वाले हैं। गुलामी की जंजीर तोड़कर जब भारत आजाद हुआ, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। Truly magical moments on the 15th of August 1947, when India kept her tryst with destiny. India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, hoisting the flag at Red Fort. Inspecting the Guard of Honour, Lal Bahadur Shastri, India's Prime Minister from 1964 to 1966.
His slogan of Jai Jawan, Jai Kisan and support for the Green Revolution saw him command great respect. India's first and only lady Prime Minister, Indira Gandhi. She had 3 consecutive terms between 1966 and 1977. Seen here addressing the nation in a charismatic style. India's Prime Minister from 1977 to 1979, Morarji Desai, an Indian independence activist. Chaudhry Charan Singh, India's Prime Minister from 1979 to 1980, addressing the nation on the 15th of August 1979. In 1980, Mrs. Indira Gandhi became the Prime Minister for the 4th time. Dynamic and forward-looking, known for her bold decisions, she is remembered as one of the greatest political leaders of India. Rajiv Gandhi, a visionary in his own right, leading a government that encouraged foreign investment and increased investment in modern technology. India's progressive Prime Minister from 1984 to 1989. Rajiv Gandhi helped change India like never before. VP Singh, India's Prime Minister from December 1989 to November 1990. Prime Minister P.V. Narasimha Rao. He held office from June 1991 to May 1996. His term as Prime Minister was an eventful one in our history. Neoliberal policies spearheaded India's economic reforms. 15th of August 1996, H.D. Devagowda addressing the nation from the historic Red Fort. August 1997 and Independence Day celebrations with I.K. Gujral as the Prime Minister. From a family of freedom fighters, he was jailed in 1942 during the Quit India movement. A towering statesman and one of India's most respected leaders, a brilliant orator, Atal Bihari Vajpayee, articulating the aspirations of the masses. A poet at heart, his achievements in domestic and foreign policy have many admirers across the world. And this is Prime Minister Dr. Manmohan Singh at an earlier Independence Day celebration at Red Fort. अब से कुछ ही देर बाद 67वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। India's demographic transition to becoming the youngest nation in the world with the largest working population is well underway. The age structure of our population is likely to evolve favorably over the next 2 to 3 decades. There are, however, challenges related to these favorable demographics, and developing India's human capital is essential to ensure that this dividend is reaped. The role of technology to connect and convert the have-nots into haves, helping upgrade skill development and create employment is critical. Recognized by all leaders across the country, who also know it is important to ensure that youth needs and concerns are mainstreamed into overall national development policies, underscoring the need for wholesome development. And as the leaders today give voice to the nation in silent witness, the Red Fort transitions over the years, watching them and absorbing everything around.
लाल किले का लाहौरी गेट, जहां रक्षा मंत्री A.K. एंटनी और उनके सहयोगी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए खड़े हुए हैं और ये कारों का काफिला संकेत देता हुआ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब लाल किला परिसर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में लाहौरी गेट पहुंचेंगे। So coming in through the Red Fort inspired delegate, the Prime Minister's cavalcade arrives at the Red Fort, curving along the peripheral moat of this monument. Moving on towards Lahori Gate, where an inter-services guard of honor awaits his inspection. अब बच्चों ने उत्साह से हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इस वर्ष सम्मान गारद और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड का समन्वय वायुसेना के पास है। So gently wheeling to the right, the cavalcade stops at Lahori Gate. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वागत किया रक्षा मंत्री A.K. एंटनी, रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और रक्षा सचिव R.K. माथुर ने। परिचय दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा का, GOC दिल्ली एरिया। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जनरल सैल्यूट किया जाएगा। सम्मान गारद के कमांडर विंग कमांडर के श्रीनिवासन ने सम्मान गारद का विवरण प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया और सम्मान गारद के निरीक्षण का अनुरोध किया। सम्मान गारद आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Escorted by the Guard Commander, Wing Commander K. Srinivasan, the Prime Minister will now inspect the Guard of Honor and the band will strike up a slow march. सम्मान गारद के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए, उनके साथ हैं GOC दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रतो मित्रा। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister is escorted
through the Lahore Gate, also referred to as the Lahori Gate, from where he will go up to the ramparts of the Red Fort, where the flag hoisting will take place, and then the Prime Minister will address the nation. And this is the central court of the rampart area, and you can see the Prime Minister emerging from under the Lahori Gate to be escorted up to the first level of the ramparts. So today, when the Prime Minister unfurls the national flag in a short while from now, and the early morning breeze helps shower the rose petals contained therein, they would seem to send out a message that every passing year showers many an opportunity our way, each giving us a chance to think beyond our boundaries of comfort and use these for collective good. The unfurling of the national flag will be synchronized with the 21-gun salute fired by the gunners of the elite 871 Field Regiment. The battery commander is Lieutenant Colonel Vijay Kumar Shah. The Prime Minister arriving at the first level and will now be escorted to the next level, where we have the two VIP enclosures on either side of the raised dais, the dais from where Dr. Manmohan Singh will address the nation. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यहां बैठे हुए गणमान्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार वो भी यहां उपस्थित। It's an exciting day for these young school children to be a part of their Independence Day celebrations. Energy, curiosity, and a great sense of awareness, all their characteristics, and they add that flavor to the celebrations here. ये बच्चे आने वाले समय में देश की प्रगति और खुशहाली के सफर को कुशलतापूर्वक जारी रखने का दायित्व संभालेंगे। So it's a lovely August day. August is a monsoon month for this part of the country. And today, the light just perfect for a perfect Independence Day celebration.
अंतर सेना पुलिस समान गार्ड भगत चुप अंतर सेना पुलिस समान गार्ड भगत चलेगा अंतर सेना पुलिस समान गार्ड कांग्रेस से सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। इस मधुर धुन के साथ मन देशभक्ति की उमंग से सराबोर हो जाता है। वायुसेना के विंग कमांडर आशीष शर्मा के नेतृत्व में अंतर सेना और दिल्ली पुलिस की राष्ट्रीय ध्वज गाड़ी का विसर्जन। भारत ने स्वाधीनता के बाद हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं और मजबूत कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। And as the national flag guard marches off, the early morning light taking on a brighter hue as the day unfurls like the national flag, bringing with it the dawn of another 15th of August, the day that India awoke to freedom in 1947. And as the guard moves off, the focus will now move to the Prime Minister Dr. Manmohan Singh as he addresses the nation. मेरे प्यारे भारतवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस स्वाधीनता दिवस पर बधाई देता हूं। आज यकीनन ही खुशी का दिन है, लेकिन आज़ादी के इस त्योहार पर हमारे दिलों में इस बात का दर्द भी है कि उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को करीब 2 महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। मैं आज उत्तराखंड की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में सारा देश उनके साथ है। हमारी सरकार जल्द से जल्द लोगों के उजड़े हुए घर दोबारा बसाने और बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है। उत्तराखंड में कठिन परिस्थितियों में हमारी फौज, अर्धसैनिक बलों और केंद्र और राज्य सरकार के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों के साथ मिलकर घिरे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। हम खास तौर पर एयरफोर्स, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के उन अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दूसरों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक INS को खो दिया। इस हादसे में 18 बहादुर नौसैनिकों के शहीद होने की आशंका है। ये नुकसान इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि अभी हाल ही में हमारी नेवी ने अपनी पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी अरिहांत और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के रूप में 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं
साथ साथ नेवी के सफलताओं के लिए उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। भाइयों और बहनों, 1947 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी हासिल की। इसके बाद के अपने सफ़र पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि हर 10 साल पर हमारे देश में बड़े बदलाव आए हैं। 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत ने अपने पहले कदम रखे। देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, योजना आयोग और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्र निर्माण के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया। पहली बार आम चुनाव कराए गए और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया। 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नए नए उद्योग और कारखाने लगवाए, नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की और नए विश्वविद्यालय खोले। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर देकर उन्होंने इस प्राचीन देश को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया। 1970 के दशक में इंदिरा जी ने हमारे राष्ट्र का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस दौरान हमने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। हरित क्रांति ने पहली बार हमें अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्रदान की। राजीव गांधी जी ने अगले दशक में तकनीकी और आर्थिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी प्रगति की नींव रखी गई। पंचायती राज संस्थाओं के महत्व पर जोर दिया गया, जिसकी वजह से आगे चलकर इन संस्थाओं को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन हुआ। साल 1991 में हमने श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का सामना बखूबी किया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। उस समय इन सुधारों का कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, लेकिन ये सुधार राष्ट्र हित में थे और इसीलिए बाद में आने वाली सभी सरकारों ने उनको जारी रखा। साल 1991 से लेकर आज तक सुधारों की ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है, उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। आम आदमी को नए अधिकार मिले हैं, जिनकी बदौलत उसकी सामाजिक और आर्थिक ताकत बढ़ी है। भाइयों और बहनों, मई 2004 में पहली यूपीए सरकार सत्ता में आई थी। तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। हमने एक खुशहाल भारत की कल्पना की है, एक ऐसा भारत जो सदियों से चले आ रहे
गरीबी, भूख और बीमारी के बोझ से मुक्ति पा चुका हूँ, जहाँ शिक्षा के उजाले से अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे दूर हो चुके हो, जहाँ सामाजिक समानता हो और सबको एक जैसे आर्थिक अवसर प्राप्त हो, जहाँ समाज के किसी भी तबके को अन्याय और शोषण का सामना न करना पड़े। हमने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जहां नौजवानों को रोजगार के ऐसे अवसर मिले जिनके जरिए वो राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान कर सके। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखे। इन सपनों को साकार करने के लिए हमने कई कदम उठाए, लेकिन सफर लंबा है। अभी बहुत फासला और तय करना है। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। इस कानून का फायदा हमारे गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी को पहुंचेगा। इसके तहत 81 करोड़ भारतीयों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज मिल पाएगा। ये दुनिया भर में इस तरह का सबसे बड़ा प्रयास है। हम अपने किसानों की मेहनत की वजह से ही इस कानून को लागू कर पाए। साल 2011-12 में हमारी अनाज पैदावार 25.9 करोड़ टन रही, जो एक रिकॉर्ड है। बिना तेज कृषि विकास के हम अपने गांव में खुशहाली पहुंचाने का मकसद हासिल नहीं कर सकते। पैदावार बढ़ाने और किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए हमने लगातार कोशिशें की। फसलों के खरीद मूल्यों में पिछले 9 सालों में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। गेहूं और धान के खरीद मूल्य दुगने से भी अधिक किए गए। कई ऐसे राज्यों में जहां पहले अनाज की कमी रहती थी, आज उनकी अपनी जरूरत से ज्यादा पैदावार हो रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास की औसत सालाना दर 3.6% रही है, जो 9वीं और 10वीं योजना दोनों से ज्यादा है। अब ग्रामीण इलाकों में खुशहाली बढ़ने के साफ संकेत दिखाई देने लगे। साल 2004 से लेकर 2011 तक प्रति व्यक्ति उपभोग किया जा रहा सामान और सुविधाएं पहले के मुकाबले में 4 गुना तेजी से बढ़ी। ग्रामीण मजदूरी दर में भी कहीं अधिक तेजी से वृद्धि हुई। मनरेगा की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। गरीबी को नापना एक मुश्किल काम है। गरीबी की परिभाषा को लेकर लोगों के अलग अलग मित हैं, लेकिन हमें गरीबी की चाहे कोई भी परिभाषा अपनाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2004 के बाद गरीबी कम होने की गति तेज हुई है। कई ऐसे राज्य जो बहुत समय से पिछड़े माने जाते थे और जिनमें कुछ को बीमारू कहा जाता था, आज तेजी से विकास कर रहे हैं। भारत में हर बच्चे को शिक्षा के अवसर देने के लिए
हमने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। आज देश में लगभग सभी बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्राओं की संख्या पिछले 9 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। गरीबों और कमजोर तबकों के बच्चों को शिक्षा के अवसरों का फायदा दिलाने के लिए हमने बड़े पैमाने पर वजीफों के कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा वजीफे दिए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए संस्थान खोले गए हैं, जैसे 8 नए IIT, 7 नए IIM, 16 नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 10 नए NIT। साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी नई संस्थाएं खोली गई। साइंस की पढ़ाई में ज्यादा छात्रों को शामिल करने के लिए और विदेशों से भारतीय साइंसदानों की वापसी आसान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। लेकिन शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत सारे स्कूलों में अभी भी पीने का साफ पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके लिए अध्यापकों की ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है। मिड डे मील योजना में रोज करीब 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। ये इस योजना बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसको बेहतर तरह से लागू करना भी बहुत जरूरी है। बिहार में पिछले दिनों जो दर्दनाक हादसा हुआ वो देश में कहीं भी दोबारा नहीं होना चाहिए। 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों तेजी से घटे हैं। पहले से कहीं अधिक बच्चों का जन्म आज अस्पतालों में होता है। टीकाकरण के प्रतिशत में भी काफी वृद्धि हुई है। पिछले 2 सालों से हमारे देश में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया। हमें एक ऐसे रोग को मिटाने में कामयाबी मिली है जो लाखों लोगों को अपंग बना दिया करता था। हमारे गरीब भाई बहनों को अस्पतालों में इलाज के लिए मुफ्त बीमा सुविधा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अब 3.5 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचा रही है। हमने शहरी क्षेत्रों में भी हेल्थ मिशन लागू किया है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और उनमें सुधार आएगा। महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित कानून को मजबूत बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों, रेलगाड़ी, बिजली उत्पादन, सिविल एविएशन, बंदरगाहों और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी पिछले 9 सालों में काफी तरक्की हुई है। गांवों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। 37,000 किलोमीटर से ज्यादा नए हाईवे बनाए गए हैं, जिनसे व्यापार और यात्रा अब ज्यादा आसान हो गए। 40 से ज्यादा हवाई अड्डों का निर्माण या नवीनीकरण किया गया है। सन 2004 में सिर्फ 7% लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन थे।
आज 73% लोगों को ये सुविधा प्राप्त है। ग्रामीण इलाकों में ये प्रतिशत 2 से बढ़कर 40 हो गया है। बिजली उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। भाइयों और बहनों, हाल के महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये बात चर्चा में रही है कि पिछले साल हमारी विकास दर कम होकर 5% रह गई है। ये बात सच है और हम इस हालत में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारा देश ही अकेला आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा है। पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए पिछला साल मुश्किल भरा रहा है। यूरोप के बड़े बड़े देशों में इस वक्त मंदी चल रही है। दुनिया भर में हर जगह निर्यात बाजारों की स्थिति में गिरावट आई है। सभी विकासशील देशों को मंदी का सामना करना पड़ा है। मेरा मानना है कि भारत में धीमे विकास का दौर बहुत दिन नहीं चलेगा। पिछले 9 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था में औसतन 7.9% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। विकास की ये रफ्तार अब तक किसी भी दशक में हुई प्रगति से कहीं ज्यादा है। भाइयों और बहनों, आज दुनिया के देश एक दूसरे से जितना जुड़े हुए हैं उतना पहले कभी नहीं रहे। हमने अपनी विदेश नीति के जरिए ये कोशिश की है कि भारत को इस बात का पूरा फायदा मिले। दुनिया की बड़ी ताकतों से पिछले 9 सालों में हमारे संबंध लगातार सुधरे हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित 10 आसियान राष्ट्रों के साथ हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के अच्छे नतीजे सामने आए हैं, खासकर आर्थिक मामलों में। हमारी ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए ना होने दें। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार हुआ है। 2012 में और इस साल कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की चिंताजनक घटनाओं के बावजूद पिछले 9 साल सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अच्छे गुजरे हैं। आतंकवादी और नक्सली हिंसा में भी कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में हमें लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। समय समय पर हो रहे नक्सली हमलों को पूरी तरह रोकने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली 25 मई को जो नक्सली हिंसा हुई वो भारत के लोकतंत्र पर एक सीधा हमला था। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर हाल ही में हमारे जवानों पर कायरतापूर्ण हमला किया गया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, सरकार के काम को ज्यादा संवेदनशील, पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से मैं सिर्फ 2 का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा। आरटीआई कानून के जरिए आम आदमी को अब सरकारी कामकाज के बारे में पहले से कहीं ज़्यादा जानकारी मिल रही है। इस कानून का इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर हर स्तर पर हो रहा है। ये कानून अक्सर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को सामने लाता है और सुधार का रास्ता खोलता है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आरटीआई की वजह से सरकारी कामकाज में
और सुधार आएगा। हमने संसद में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया है, लोकसभा ने इसे पास कर दिया है और अब इस पर राज्यसभा विचार कर रही है। ये कानून हमारी राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भाइयों और बहनों, हमने पिछले दशक में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बदलाव का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसे आने वाले वक्त में जारी रखा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तेज आर्थिक विकास हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। गरीबी दूर करना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और रोजगार के नए नए अवसर पैदा करना, ये सब तेज आर्थिक विकास के बगैर मुमकिन नहीं है। पिछले 9 साल में हमने आर्थिक विकास की जो औसत रफ्तार हासिल की है, उससे हमारे देश की क्षमताओं का पता चलता है। लेकिन इस वक्त देश के आर्थिक विकास की दर में कमी आई है। हम इस कमी को दूर करने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। उद्योगों के लिए सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करने, देश में उद्योग और व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने और निवेश को बढ़ाने के लिए हमने हाल ही में कई कदम उठाए। बड़ी परियोजनाओं की मंजूरियों की प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की गई। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट रुकी हुई परियोजनाओं की अड़चनें दूर करने का काम कर रही है। बिजली उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में कोयले की आपूर्ति एक समस्या बन गई थी। इसको हमने काफी हद तक सुलझा लिया है। आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सी बड़ी परियोजनाओं पर हम काम शुरू करने वाले हैं। इनमें 2 नए बंदरगाह, 8 नए हवाई अड्डे, नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और रेल परियोजनाएं शामिल हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हमने कई क्षेत्रों में ऐसे निवेश की सीमा बढ़ाई है और इसकी प्रक्रिया को आसान बनाया है। निवेश बढ़ाने की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे हमें अगले कुछ महीनों में साफ दिखने को मिलेंगे। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार आएगा। भाइयों और बहनों, फूड सिक्योरिटी कानून बनने के बाद उसे प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक रहेगी। इस दिशा में हमने राज्यों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंप्यूटराइजेशन के काम में तेजी लाई जाएगी। मिड डे मील स्कीम में सुधार लाए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में मिल रहा भोजन पौष्टिक होने के साथ साथ साफ सुथरे ढंग से बना हुआ होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में शुरुआत में हम इतनी अच्छी प्रगति नहीं कर पाए जितनी चाहते थे, लेकिन अब इसमें तेजी आई है। हमने कुछ महीने पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। हम जल्द ही एक नई योजना शुरू करेंगे जिसके तहत उन नौजवानों को लगभग 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी जिन्होंने सफलतापूर्वक नई स्किल्स हासिल की हैं। इस योजना से अगले 12 महीनों में करीबन 10 लाख नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हाल ही में सुधार लाए गए हैं। अब
इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए खरीद मूल्य निर्धारित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। इससे हमारे आदिवासी भाई बहनों को लघु वन उपज के सही दाम मिलेंगे। इस योजना को हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। आदिवासी भाई बहनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर के बारे में सही जानकारी हासिल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट से हमें उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। हम अपने देश में बहुत सी समस्याओं को बेहतर टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसकी एक मिसाल है आधार योजना। इस योजना के तहत इस साल के आखिर तक 50 करोड़ लोगों को अपनी पहचान साबित करने का जरिया मिलेगा और रोजमर्रा की जिंदगी में उनको सहूलत पहुंचेगी। इसके जरिए हम करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकों की सुविधाओं का लाभ दे पाएंगे। भाइयों और बहनों, एक आधुनिक, प्रगतिशील और सेकुलर देश में तंग और सांप्रदायिक ख्यालों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। ऐसी सोच हमारे समाज को बांटती है और हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती है। हमें इसे रोकना होगा। हमें अपनी संस्कृति की उन परंपराओं को मजबूत करना होगा जो हमें अन्य विचारधाराओं के प्रति सहनशील होना और उनका सम्मान करना सिखलाती हैं। मैं आज सभी राजनीतिक दलों, समाज के सभी वर्गों और आम जनता से इस दिशा में प्रयास करने की अपील करता हूँ। कुछ दौर पहले मैंने कहा था कि आज़ादी के बाद के हर दशक में भारत में बड़े परिवर्तन आए। हमें आज ये सोचना है कि आने वाले 10 सालों में हम किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं। पिछले 10 सालों में जैसी प्रगति हमने की है, यदि हम उसे आगे भी जारी रखें तो वो वक्त दूर नहीं जब भारत को गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से कंप्लीट मुक्ति मिल जाएगी। हमारा भारत खुशहाल होगा और इसकी खुशहाली में सभी नागरिक बराबर के शरीक होंगे, चाहे उनका धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा कुछ भी हो। इसके लिए हम सबको मिलकर देश में राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक एकता और सुरक्षा का माहौल भी बनाना होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाने के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करें। प्यारे बच्चों, अब आप मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माननीय प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्र को हमने कई पड़ावों को दृढ़तापूर्वक पार किया है और भारत उपलब्धियां हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा है। विकास की लगातार चल रही ये यात्रा उन महापुरुषों
और देशभक्तों की प्रेरणा है जो हमेशा देश के लिए समर्पित रहे। Hundreds of balloons in the colors of the national flag being released, the final act symbolizing ultimate freedom. This symbolic act, the rising of collective national aspiration and a clear call that real and meaningful progress is sustainable only if we move ahead together with integrity and honest intent, living freedom in its highest form. तिरंगे के रंग आकाश में और इन्हीं के साथ मन भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। याद आ रही हैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की वो पंक्तियां, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। स्वाधीनता दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।